सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। यानी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर आसान भाषा में आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में आपके मतलब की खबर मिलती रहे। हजरात, चीजें बदल चुकी हैं। ट्रंप के आने के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। कई ग्रुप अलग अलग पड़ चुके हैं। जो एक ग्रुप था वो टूट चुका है। अब जैसे नेटो ट्रंप के खिलाफ है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और अब उस ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नेटो सोच रहा है कि नेटो की मिलिट्री को ग्रीनलैंड में तैनात किया जाए। ऐसे ही फ्रांस सोच रहा है कि अपनी मिलिट्री ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ग्रीनलैंड में तैनात की जाए। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, नेटो और पूरा यूरोप बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बदमाशी करते हुए कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। यानी अब कोई भी साजो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कनाडा करेगा तो 25% मोटा टैक्स देना पड़ेगा। इस पर जस्टिन ट्रूडो, पूर्व प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका को इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, बजाय इसके कि हम ट्रंप के आगे झुकें, लड़ना पसंद करेंगे। As President Trump stated yesterday, he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know two things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. We won't relent until tariffs are removed and, of course, everything is on the table. Part of what this council has been doing is pulling together perspectives from across industries, from across different parts of the country to make sure that anything we do will be fair right across the country. That all हजरात, 2022 के बाद अमेरिका का कोई एनवॉय वेनेजुएला पहुंचा है और राष्ट्रपति से मुलाकात की है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन वेनेजुएला इसलिए अमेरिका के मिनिस्टर्स पहुंचे हैं ताकि वेनेजुएला को मनाया जाए कि आपके देश के लोगों को जो हम डिपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें कबूल कीजिए और अपने मुल्क वापस लीजिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और डेनमार्क में अब जब पोल करवाया गया तो डेनमार्क के आधे से ज्यादा लोग इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका हमारे लिए अब बड़ा खतरा बन रहा है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए कहा है कि जितने भी कोलंबियंस अमेरिका के अंदर नौकरी भी करते हैं, वो नौकरी को छोड़कर कोलंबिया वापस आ जाएं। भाई साहब, ये तो कोलंबिया ने कह भी दिया। हमारा वाला तो ये सोच भी नहीं सकता, कहना तो दूर की बात। 1 लाख करोड़ नौकरी देंगे, बाबा जी का ठुल्लू दिया, ऊपर से हिंदू खतरे में कह के सैकड़ों को कुंभ के मेले में मरवा दिया। उसके बाद बेगैरती इतनी कि अपने पालतुओं से कहलवा रहा है कि प्रोपेगेंडा चलाओ कि मोक्ष मिल गया। कि मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। भागेश्वर धाम वाला बाबा ये भौंकता हुआ नजर आया। कल तक इसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी भी हमारी नजर में, अब ये इंसानियत भी भुला चुका है, तो ये हमारे नजर में जानवर से बदतर ही होगा। कल बयान सुना चुका हूं, इसने ये तक कह दिया कि वो मरे नहीं हैं गंगा किनारे, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कि मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। इसी भागेश्वर वाले धाम बाबा ने ये भी कुंभ के मेले में कहा था पहुंचकर, ये वीडियो है, कि जो भी स्नान करने नहीं आया वो देश का गद्दार होगा। और इस कुंभ के हादसे के बाद हजरत मोहतरम मोदी ने कुंभ के स्नान में जाने से, कुंभ जाने से मना कर दिया। तो भागेश्वर धाम वाले बाबा के मुताबिक मोदी देश के गद्दार हैं, तो देश का गद्दार प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? या तो अब मोदी जी भागेश्वर धाम वाले बाबा को गिरफ्तार करवाएं या फिर एक्सेप्ट करें कि वो गद्दार हैं। दोनों में से एक चीज है। हजरात,
वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा को आचार्य जी ने मुंह पर थूकते हुए जवाब दिया है। कहा है कि अगर TV9 भारत वर्ष वालों को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर मोक्ष मिला है उन्हें तो मैं तुम्हें खुद मोक्ष दे देता हूं, मैं तुम्हें गंगा में खुद धक्का दूंगा और मोक्ष दिलवाऊंगा। इनका मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। हजरात आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। लग रहा है कि अमेरिका का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमारे किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया और बैन किया तो हम भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल खुन्नस भी निकाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ FBI के जिन एजेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन की थी, डोनाल्ड ट्रंप उन ऑफिसर्स को भी नौकरी से निकालने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरा सी धमकी दी तो रशिया और भारत दोनों ही लाइन पर आ गए। रशिया और भारत दोनों ने कहा कि परेशान ना हो, ब्रिक्स की कोई अलग करेंसी बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ आपका वाला नहीं, अमेरिका वाला भी पनौती है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो कभी ना हुई। अब ये ट्रेन देखिए, सबवे ट्रेन चोरी हो गई है। चौकिए नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अंडरग्राउंड चलने वाले जो सबवे ट्रेन है, 6 लोगों ने ये ट्रेन चुरा ली है। कुल मिला के कहने का मतलब ये ट्रेन लेकर कहां भाग गए हैं, फिलहाल 24 घंटा हो गया है, अभी तक पता नहीं चला। हजरात मोहतरम, ये वीडियो भी आ गया है जिसमें अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर और पैसेंजर विमान टकराया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि जो अमेरिका का जो मिलिट्री विमान था वो अपनी रेंज से 200 फीट और ऊपर उड़ रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। उधर चीन के एक ऐप का इतना खौफ है कि अमेरिका के पेंटागन ने भी डीप सीक को, जो चाइना का ChatGPT है, उसको बैन कर दिया। उधर भारत ने ईरान से शिकायत की कि हमारे 3 लोग बिजनेस मीटिंग के लिए ईरान गए थे और वो मिसिंग है, अभी तक आए नहीं है, ढूंढ के दो। ढूंढने से याद आया, महाकुंभ में 1500 लोग अभी तक लापता हैं। और जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल थे, प्रशासन उनके ही पिछवाड़े पर क्रांति लिख रहा है। TV9 भारतवर्ष चैनल जो गोदी मीडिया की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके पत्रकार उस जगह पहुंचे जहां पर इलाज चल रहा था, लाशों को रखा गया था। वहां पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने गोदी मीडिया के पिछवाड़े पर क्रांति लिखते हुए कैमरा बंद करवाकर धक्का मुक्की की, जिसके बाद एक लंबे समय के बाद गोदी मीडिया को एहसास हुआ कि सच्ची पत्रकारिता करने में कितनी कठिनाई आती है। मधुया और अंदर वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो सच नहीं दिखाना चाहते। पुलिस विभाग का वो दरोगा मुंह पे मास्क लगाए हमें धक्के मारा था, हमें हाथ पकड़ के खींच रहा था। अब मैं बाहर बुला रहा हूं तो वो बाहर आने को तैयार नहीं है, अपना नाम नहीं बता रहा है, अपना बैच नहीं दिखा रहा है। और ये 3 पुलिसकर्मी यहां भी खड़े। भैया क्या नाम था उस दरोगा का जिसने हमें धमकी दी? क्या नाम था उसका, जरा बताइए। और जिसने धमकी दी उसका नाम क्या था? आपको कौन धमकी देगा? आपके सामने धमकी दी, आपने सामने हमें हाथ पकड़ के बाहर किया, आपके सामने हमें अरेस्ट करने की धमकी दे रहा था। कहाँ है वो? बुलाइए उसको, बुलाइए, उसका नाम क्या है? बुलाइए, हम कह दीजिए TV9 भारतवर्ष सच दिखाता रहेगा। यही खड़े हैं सर, यही खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सच दिखाते रहे। उधर फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मोदी को इनवाइट किया है कि आइए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को समझते हैं। मेरा मानना यह है कि मोदी जी लपक और झपक के जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के पास इतना खतरनाक है नहीं जितना दूसरे देशों के पास है। मोदी ने भारत को सिर्फ और भारत के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नफरत,
हिंदू मुसलमान और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही दी है। उधर मालदीव से भारत ने चीन का बिना नाम लिए मोदी सरकार ने आपत्ति जताई, कहा कि जिस तरह से आप डील करे जा रहे हो, ट्रेड डील, यह हमारे लिए सोचने वाली बात है। चाचा को इतना डर लग रहा है, अबे मोदी चाचा को डर इतना लग रहा है कि मोदी सरकार चाइना का नाम तक नहीं ले रही है शिकायत करते हुए। फिर वो कहता है एक बंदा 100 सर लाऊंगा, एक बंदा 100 सर लागा। अबे चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरात, चाइना तो चाइना, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, नेपाल तो नेपाल, अब बांग्लादेश भी फैल रहा है, क्योंकि पता है कि मोदी सरकार की क्या ही औकात है, क्या ही कर लेगी। लेकिन बांग्लादेश ये भूल गई है कि सेना को सरकार प्रकार से कोई मतलब नहीं। सेना का एक ही धर्म है, अपनी जमीन की सुरक्षा करना। बात यह है कि यहां पर आप कहेंगे रजा भाई फिर चाइना ने जो कब्जा किया है उसको, भाई वहां तो मोदी जी का प्रेशर था ना कि भाई मामला नहीं बढ़ाना। अब बांग्लादेश के जो फौजी थे भारत के इलाके में घुसकर बंकर बना रहे थे। बीएसएफ को बावला समझा है क्या? हमारी बीएसएफ गई, बांग्लादेश के सैनिकों का टेटुआ पकड़ा और पीछे भगाया। भैया दिन सबके पलटते हैं, लाइव एग्जांपल ट्रंप है। ट्रंप जब बुरे वक्त में था तो उसका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब कुछ डिलीट कर दिया था। एलन मस्क चालाक निकला, अच्छे दिन आने से पहले ट्रंप से हाथ मिला लिया। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गया तो मेटा ने, यानी जो मार्क ज़करबर्ग हैं, उन्होंने कोर्ट के बाहर फैसला कर लिया ट्रंप से कि देखिए कोर्ट कचहरी मत जाइए, आपका जो अकाउंट हमने सस्पेंड किया था फेसबुक और इंस्टाग्राम का, उसके बदले में हम आपको 217 करोड़ मुआवजा देने को तैयार हैं। बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए ट्रंप को? भाई पैसा ही पैसा। हजरात, हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करते रहे लोग और भारत को बर्बाद कर दिया। महाकुंभ में लाशों के अंबार लग गए हैं, मुसलमानों को एक एक करके मार रहे थे। प्रभु श्री राम ने एक साथ तुम पर गाज गिरा दी। अपने पाप का घड़ा क्यों नहीं देखते तुम? अब यह रिपोर्ट लीक हुई है, होम ऑफिस रिपोर्ट जो बर्तानिया की है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बताया है कि हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व नेशनलिज्म और खालिस्तान एक यूके के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। हजरात, कुंभ के मेले में एक लड़की जो फेमस हुई वो तानिया मित्तल थी, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ 3 दिन पहले जाकर कुंभ के मेले को प्रमोट कर रही थी और मोदी 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 जाप कर रही थी। असल में ये तस्वीर देख लीजिए, वो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश से लिंक्ड थी और आधिकारिक तौर पर इनको काम दिया था कि आप कुंभ के मेले को प्रमोट करो। अब जब ये वहां फंसी हैं तो इन्होंने लंदन टॉप के सामने इंटरव्यू देते हुए बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो ये कि इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब भगदड़ मची, जो बड़े बड़े आश्रम है, बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े अखाड़े सब बंद कर दिए थे। जब भगदड़ मची तो तान्या बताती हैं कि जितने बड़े बड़े अखाड़े थे, जो बड़े बड़े हिंदूवादी बनते थे, उन्होंने सब हिंदुओं को सड़क पर मरते हुए छोड़कर अपने दरवाजों को बंद कर लिया। दरवाजे बंद कर लिए थे आश्रमों ने, सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते ही रोड पे, सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने बड़े बड़े अखाड़े बनाए। हजरात, इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, इससे आगे की तस्वीर ये देख लीजिए। हजरात, सोचने वाली बात ये है, हिंदुओं ने हिंदुओं के लिए अपने अखाड़े और अपने आश्रम बंद कर लिए, लेकिन उसी वक्त मुसलमानों ने अपनी मस्जिद, इमामबाड़े, अपने घर सब कुछ खोल डाले, गलियों में टेंट लगाया, 18 घंटे खाना खिलाया, अपने घरों में बसाया, अपने दिलों में उतारा, उनके लिए लैट्रिन, बाथरूम, नहाना धोना, नाश्ता पानी, चाय सबका इंतजाम किया। जगह जगह इलाहाबाद के लोगों ने दिखा दिया कि देखो गंगा जमुना तहजीब किसे कहते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए अपने दिलों को बिछा दिया जो कल तक ये कह रहे थे कि मुसलमानों का बाइकआउट करो।
मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम भी तुमको यह दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने मुसलमानों का बायकॉट किया, लेकिन यही मुसलमान का दिल इतना बड़ा है कि तुम 12 महीने जिस मुसलमान को गाली बकते रहे, 12 महीने जिस मुसलमान का बायकॉट करते रहे, 12 महीने जिस मुसलमान की मॉब लिंचिंग करते रहे, 12 महीने जिस पर जुल्म और सितम करते रहे, 12 महीने जिसकी मस्जिदों को तुमने तोड़ा, 12 महीने जिसके घरों पर बुलडोजर चलाया, आखिरकार उन्होंने अपनी मस्जिदों और घरों का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया। अब भी तुम न समझे, अब भी भाजपा की चाल पर तुम फंसते रहे, तो याद रखना, आज जब खुद भाजपा खड़ी नहीं हुई, आज खुद तुम्हारे आश्रम ना खुले और तुम कुचल कुचल के मार डाले गए, तो आगे तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। याद रखना हिंदू भाइयों, ये देश की सबसे बड़ी ताकत हमेशा एकता रही है। सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते आए हैं। कभी किसी को पता नहीं चलता था 2014 से पहले कि गली में कितने हिंदू हैं, गली में कितने मुसलमान हैं, कौन सा हिंदू स्कूल है, कौन सा मुस्लिम स्कूल है। दिन की शुरुआत इस गायत्री मंत्र से हुआ करती थी और प्रेयर का खात्मा जन गण मन से हुआ करता था। लेकिन आज दोस्तों, जिनको जन गण मन भी नहीं आता, जिनको राष्ट्रगान भी नहीं आता, वो देश के मुसलमानों का बायकॉट करने की बात करते हैं। वो हिंदू संगठन सड़कों पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। वो हिंदू संगठन खुलेआम मुसलमानों के बायकॉट की और नरसंहार की बात करते हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहराइच से लेकर अलग अलग जगह पर मुसलमानों पर हमले होते हैं, प्रशासन खुद मुसलमानों पर हमले करता है। हमारे 5 बच्चों को मारकर हमारे ही बच्चों के मारे जाने का इल्जाम हम पर लगाकर हमें जेल में ठूस दिया जाता है। ऐसे नफरत भरे माहौल में जहां मुसलमानों को अपनी चोंच बंद रखनी चाहिए थी, हाथ बांध कर रखने चाहिए थे, वहां इलाहाबाद के लोगों ने अपने दिलों के साथ साथ अपने घरों के दरवाजे खोलकर इस्लाम बता दिया, दीन बता दिया और बता दिया कि देखो मुसलमान ये होता है। तुम कितनी नफरत फैलाओगे, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम कितनी नफरत फैलाओगे, थोड़ी गैरत आनी चाहिए। अबे कभी अपना शीशे में मुंह देखो, नफरत कर कर के मुंह सड़ चुका है। तुम्हें रातों को बिस्तर पे चैन से नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि दुश्मन मुसलमान नहीं, हिंदू खतरे में मुसलमान से नहीं है, इसी भाजपा से है, इसी आरएसएस से है। अगर हिंदुओं को खतरा किसी से है तो सिर्फ नफरत से है और किसी से कोई खतरा नहीं है। भारत को अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ इस नफरत से है और किसी से नहीं है। अंग्रेजों ने जो चीज शुरू करी थी, फूट डालो राज करो, आज यही भाजपा कर रही है, फूट डालो राज करो। याद रखना, ये तुम्हारी नहीं है, भाजपा किसी की नहीं है। भाजपा हर उस इंसान के खिलाफ है जो भाजपा के खिलाफ है, जो इनके खिलाफ बोलेगा। आज गोदी मीडिया को क्या हुआ? गोदी मीडिया जिन जिन चैनल ने 2014 के बाद थोड़ी पत्रकारिता गैरत में आके करने की कोशिश की, तो उनके पिछवाड़े पर क्रांति लाठी से लिख दी गई, उनके गरीबान को दबाया गया, उनके कैमरों को मोड़ दिया गया, माइक को तोड़ दिया गया। ये आज पत्रकारों के साथ, ये तमाम चीजें देखने के बाद भी अगर आप मुसलमान को गाली बकते हैं तो माफ कीजिएगा, आपके अंदर का इंसान मर चुका है। अब आपके सीने में दिल नहीं है, अब दिल की जगह शैतान है और वो शैतान कभी आपको अब इंसान बनने नहीं देगा। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में इंटरनेशनल तड़के के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।